ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और आज का जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, मुख्य बिंदु है या चर्चा का विषय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लिखित निबंध है यथार्थवाद और छायावाद। इस निबंध का जो लेखक या निबंधकार है जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व कृतित्व या प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वो हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है उसका मूल भाव या यूँ कहें कि इसका सारांश है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके उपरांत यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है उसके जो प्रमुख गद्यांश हैं उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। तो पहले हम यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है उसका जो सारांश है या उसका जो मूल भाव है उस पर चर्चा करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को अपने युग का गंभीर रचनाकार माना जाता है। मूलतः वे एक कवि थे, किंतु उन्होंने कई साहित्यिक निबंधों की रचना भी की थी जो उनके निबंध संकलन काव्य कला और अन्य निबंध में संकलित है। यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध में प्रसाद जी ने प्रतिपादित किया है कि छायावाद छायावादी काव्य का आलोचकों ने बहुत उत्साह से स्वागत नहीं किया और छायावादी काव्य की शक्ति को स्वागत नहीं किया था। प्रसाद जी और पंत जी ने हिंदी साहित्य जगत में छायावाद की महत्ता को प्रतिपादित किया और छायावादी काव्य की शक्ति को व्याख्यायित किया। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने यथार्थवाद के संबंध में बताया है, यानी पहले उन्होंने यथार्थवाद का विवेचन विश्लेषण किया है, यथार्थवाद को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहले तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने यथार्थवाद के संबंध में बताया है कि हरिश्चंद्र जी ने यथार्थवाद को स्थापित किया। सर्वप्रथम यदि कोई प्रयास किया है तो आधुनिक हिंदी काव्य के जो जनक है या आधुनिक हिंदी के जो जनक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उन्होंने सर्वप्रथम क्या है यथार्थवाद को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया था। यथार्थवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात।
लघु जो मानव है उसका क्या है, साहित्य में, काव्य में उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसमें स्वभावतः दुख की प्रधानता, जिसमें दुख का चित्रण किया गया है, वे वेदना की अनुभूति आवश्यक होती है। लघुता का अर्थ है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख करना। यथार्थवादी साहित्य वेदना से प्रेरित होकर जनसाधन के अभाव और उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस स्थिति में यह नियम बन जाता है कि दुख व कष्टों का कारण प्रचलित नियम और प्राचीन रूढ़ियां ही है। इनमें क्या है, मनुष्य जकड़ा हुआ है। प्राचीन जो रूढ़ियां हैं, रीतियां हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहता है। मनुष्य छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिर उन रूढ़ियों को ही वो ढोता चलता है। साथ ही अपराधों के मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि यह सब समाज के कृत्रिम पाप हैं। अपराधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर सामाजिक परिवर्तन के सुधार का आरंभ साहित्य में होने लग जाता है। और आगे चल कर के हम जो छायावादी कवि है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने तो बिल्कुल ही यथार्थवादी काव्य का सृजन किया है। उनकी कई कविताएं हैं। बेतोड़ती पत्थर कविता है, उसको देख सकते हैं कि कितना परिश्रम करती है बेचारी। और हम दिनकर के, मैशन गुप्त के साहित्य में भी इन चीजों को देख सकते हैं। एक सुंदर है पंक्ति, बहुत ही चर्चित है। बेतोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो एक महिला क्या है, कितना अथक परिश्रम करती है, कितना कठिन कार्य को अंजाम देती है और पत्थर तोड़ती है। कुकुरमुत्ता है, उसमें यथार्थ का बहुत ही अच्छा चित्रण निराला जी ने किया है। और रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने भी यथार्थवादी कविताओं का सृजन किया है। और लिखा भी है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। आगे हम छायावाद के प्रवर्तन के संबंध में लेखक ने बताया है कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की अथवा देश विदेश की बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। इसमें रीतिकालीन कविता से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से व्यक्त किया जाने लगा। यानी रीतिकाल में जो काव्य प्रतिमान थे वो यहाँ आकर के बदल गए थे। नवीन भाषा शैली, नवीन प्रतिमान, नवीन बिंबों का, प्रतीकों का, नई भाषा शैली का कवियों ने निर्माण कर लिया था। ये नवीन भाव आंतरिक भाव से पुलकित थे। आभ्यंतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा बाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यंतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही। उनके लिए नवीन शैली और नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। प्रस्तुत निबंध में एक और तो प्रसाद जी ने यथार्थवाद की व्याख्या करते हुए उसकी आलोचना की है, तो दूसरी ओर उन्होंने छायावादी काव्य के उन्मेष की सराहना की है।
यही नहीं, उन्होंने उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि छायावादी काव्य की जड़ प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिल जाती है। उन्होंने बताया कि छायावादी काव्य समय की मांग थी और इसी कारण उसे स्वीकार्यता प्राप्त हुई। उसको लोगों ने हृदय से स्वीकार किया था। जैसा कि स्वयं प्रसाद जी ने लिखा है कि इस दुर्लभ छाया का संस्कृत के काव्योत्कर्ष काल में अधिक महत्व था। आवश्यकता इसमें शाब्दिक प्रयोगों की थी, नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता थी, किंतु आंतर अर्थ वैचित्र को प्रकट करना भी इसका प्रधान लक्ष्य था। इस तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण संस्कृत में प्रचुर हैं। उन्होंने उपमाओं में भी आंतर सारूप्य खोजने का प्रयत्न किया था। प्राचीन साहित्य में छायावाद अपना स्थान बना चुका था। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग आरंभ हुए तो कुछ लोग चौंके नहीं, अपितु विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति के इस ढंग को स्वीकार करना पड़ा। काक या श्लेष की तरह यह सीधी वक्रोक्ति भी न थी। बाह्य से हटकर काव्य की प्रवृत्ति आंतर की ओर चल पड़ी थी। प्रसाद जी ने छायावाद की विशेषताओं को भी स्पष्ट किया है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, प्रसाद जी ने छायावाद की विशेषताओं को भी स्पष्ट किया है और छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है उनमें ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये इस यथार्थवाद और छायावाद का मूल भाव या सारांश है जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब हम प्रस्तुत निबंध के जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, गद्यावतरण है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम प्रथम उसको लेते हैं, पहले पद को हम पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात, उसमें स्वभावतया दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। लघुता से मेरा तात्पर्य है कि साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। भारत के तरुणों आर्य संघ में सांस्कृतिक नवीनता का आंदोलन करने वाला दल उपस्थित हो गया था। वे पौराणिक युग के पुरुषों के चरित्र को अपनी प्राचीन महत्ता का प्रदर्शन मात्र समझने लगा। देवी शक्ति से तथा महत्व से हटकर अपनी क्षुद्रता तथा मानवता में विश्वास होना, संकीर्ण संस्कारों के प्रति द्वेष होना स्वाभाविक था। अब हम इस गद्यांश का
व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित छायावाद के प्रमुख कवि और निबंधकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित निबंध यथार्थवाद और छायावाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण आरंभ किया था। कालांतर में हिंदी जगत में उसी यथार्थवाद का प्रचलन होता गया। निबंधकार ने यहाँ पर यथार्थवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और साहित्य में उसके औचित्य को स्पष्ट किया है। तो अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, अर्थात इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है, उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी यथार्थवाद के संबंध में कहते हैं कि यथार्थवाद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान विशेषता उसका लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात करना है। लघु मानव का यथार्थवाद ने सर्वप्रथम चित्रण किया है। दूसरे शब्दों में यथार्थवाद में लघु मानव और उसके दुख, पीड़ा और वेदना का यथार्थ परक चित्रण किया गया है। जो कहते हो इसके लिए आवश्यक है स्वाभाविक रूप से दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति। जीवन में दुखों और वेदना को जो अनुभव कर सके और उसे शब्दों के माध्यम से उकेर सके, तभी लघु मानव की पीड़ा और उसकी वेदना का भली प्रकार से चित्रण किया जा सकता है। प्रसाद जी ने लघुता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि साहित्य के क्षेत्र में माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक दुख और वेदना का वास्तविक चित्रण करना, दूसरे शब्दों में यथार्थवाद मानव की महत्ता का चित्रण नहीं करता, वह तो लघु मानव के दुखों, पीड़ा, वेदना, दर्द, उसके अभावों का सांगोपांग प्रत्येक अंग का चित्रण करता है। यह एक ऐसे मानव का चित्रण करता है जो मानव मन की अंतर चेतना, भीतर की चेतना और उसकी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को सटीक तरह से व्यक्त करता है। इस समय भारत के तरुण आर्य संघ में सांस्कृतिक नवीनता का आंदोलन आरंभ करने वाला दल जन्म ले चुका था, जो समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी रहकर, आगे रहकर नए समाज का निर्माण करना चाहता था। पौराणिक युग के महापुरुषों की प्राचीन महत्ता को जो केवल प्रदर्शन मात्र समझता था, उसके लिए तो वर्तमान लघु मानव की पीड़ा और वेदना ही यथार्थ था। इस वर्ग का देवी शक्ति के स्थान पर मानव की क्षुद्रता व मानवता में अधिक विश्वास था। यह संकीर्ण और सड़े गले संस्कारों के स्थान पर नए मानव के संस्कारों को स्थापित करना चाहता था। यह वर्ग जीवन के यथार्थ व सामाजिक यथार्थ में अधिक विश्वास करता था तथा पुरातन जड़ता व अंध परंपराओं के प्रति इसके मन में द्वेष होना स्वाभाविक था। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने
या इसके जो निबंधकार है जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवाद की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए मानव महत्ता के स्थान पर लघु मानव की स्थापना पर बल दिया है तथा गद्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली युक्त भाषा में छायावादी शैली को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल सहज और स्पष्ट है। विचार और भावों की प्रस्तुति सुंदर कही जा सकती है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। जाति में जो धार्मिक और सांप्रदायिक परिवर्तनों के स्तर आवरण स्वरूप बन जाते हैं, जाति में जो धार्मिक और सांप्रदायिक परिवर्तनों के स्तर आवरण स्वरूप बन जाते हैं, उन्हें हटाकर अपनी प्राचीन वास्तविकता को खोजने की चेष्टा भी साहित्य में तथ्यवाद की सहायता करती है। फलतः आरंभिक साहसपूर्ण और विचित्रता से भरी आख्यायिकाओं के स्थान पर जिनकी घटनाएं राजकुमारों से ही संबद्ध होती थी, मनुष्य के वास्तविक जीवन का साधारण चित्रण आरंभ होता है। भारत के लिए उस समय दोनों ही वास्तविक थे, यहाँ के दरिद्र जनसाधारण और महाशक्तिशाली नरपति, किंतु जनसाधारण और उनकी लघुता के वास्तविक होने का एक रहस्य है। भारतीय नरेशों की उपस्थिति भारत के साम्राज्य को बचा नहीं सकी, फलतः उनकी वास्तविक सत्ता में अविश्वास होना से कारण था। तो ये जो गद्यांश है उसकी हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, मैंने पहले भी पिछले कई वीडियो में व्याख्या के 4 सोपानों के बारे में जिक्र किया था, चर्चा की थी। व्याख्या के 4 सोपान हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और चौथा कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इस गद्यांश का विशेष या टिप्पणी। तो अब हम प्रस्तुत गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने यहाँ ऐतिहासिक परिवेश में लघु मानव की खोज और इसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन किया है और साथ ही मानव महत्ता के स्थान पर लघु मानव के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार कहता है कि जाति के अंदर अनेक धार्मिक और सांप्रदायिक स्तर पाए जाते रहे हैं और इन्हीं स्तरों ने समाज में उच्चता व निम्नता को जन्म दिया। कहीं कहीं जाति के ये बंधन अत्यधिक कठोर हो गए, किंतु सब जाति के अंदर धार्मिक व सांप्रदायिक स्तरों के आवरणों को हटाकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानव की पुरातनता व वास्तविकता को खोजने का प्रयास हुआ तो लघु मानव की महत्ता का ज्ञान हुआ और इस प्रयास यानी तथ्यवाद ने साहित्य के क्षेत्र में लघु मानव को प्रतिष्ठित कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा हो गई। अभी तक भारतीय इतिहास या साहित्य में जो आख्यायिकाएं या कहानियां होती थी वे साहसपूर्ण और विचित्रता से भरी होती थी और उनमें से अधिकांश का संबंध राजकुमारों
एवं उनके साहसिक कारनामों से होता था, जिनमें यथार्थ के स्थान पर काल्पनिकता का समावेश अधिक होता था, और जो जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना लोक का विचरण करवाया करती थी। कल्पना का उसमें चित्रण होता था। वास्तविक स्थिति है, एक्चुअल जो कंडीशन है उसका उसमें चित्रण नहीं होता था। कहने का तात्पर्य निम्न वर्ग या लघु मानव का उन कहानियों में कहीं भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं होता था, किंतु यथार्थवाद में काल्पनिकता के स्थान पर जीवन के यथार्थ व वास्तविकता का चित्रण किया गया है। इसमें लघु मानव के दुख, दैन, वेदना, पीड़ा, कष्ट आदि का यथार्थपरक चित्रण किया गया है और उसके प्रति अपनी सहानुभूति को व्यक्त किया गया है। प्रसाद जी कहते हैं कि जनसाधारण एवं उसकी लघुता के वास्तविक होने का एक रहस्य है, एक राज है, क्योंकि इस युग में देश में जो देसी शासक वर्ग था, देसी रजवाड़े थे या देसी रेजिडेंसी थी, जो मानव महत्ता को प्रतिनिधित्व करने वाला था, वे अपने साम्राज्यों को बचा नहीं सका, सारे छिन्न भिन्न हो गए। उनकी शक्ति व सामर्थ्य व्यर्थ सिद्ध हो गए। ऐसे में लघु मानव के प्रति आम जन का विश्वास बढ़ना स्वाभाविक था। आम लोगों की देसी शासकों के प्रति निष्ठा व आस्था कमजोर पड़ती गई। धीरे धीरे क्या है, स्थिति में बदलाव आता गया और उसके स्थान पर लघु मानव के प्रति आम जन का विश्वास व निष्ठा बढ़ती चली गई। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इस गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिनमें मानव की महत्ता के स्थान पर लघु मानव का उत्कर्ष हुआ है और साहित्य में उसे प्रतिष्ठित किया गया है तथा प्रस्तुत अवतरण में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। छायावादी शैली को भी अवतरण में देखा जा सकता है। तत्सम शब्दों के साथ साथ कतिपय तद्भव शब्दों को भी अवतरण में देखा जा सकता है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो तीसरा गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो वास्तव में तीसरा जो गद्यांश है, वास्तव में कर्म जिनके संबंध में देश, काल और पात्र के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वे संपूर्ण रूप से न तो भले हैं और न बुरे हैं, कभी समाज के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, कभी त्याज्य होते हैं। दुरुपयोग से मानवता के प्रतिकूल होने पर अपराध कहे जाने वाले कर्मों से जिस युग में लेखक समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसे कर्मों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। व्यक्ति की दुर्बलता के कारण की खोज में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों को पकड़ा जाता है
और इस विषमता को ढूंढने पर वेदना ही प्रमुख होकर सामने आती है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य या श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित निबंध यथार्थवाद और आदर्शवाद शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में प्रसाद जी ने यह मान्यता व्यक्त की है कि कर्म न तो अच्छा होता है न बुरा, उसका उपयोग और प्रयोग ही उसे ग्रहण करने में छोड़ने योग्य बनाता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवाद के अनिवार्य तत्व वेदना को व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों की उपज बतलाया है। कर्मों या व्यक्ति के कार्यों के संबंध में प्रसाद जी ने बताया है कि कोई भी कर्म अपने आप में न तो अच्छा होता है न बुरा होता है। उसकी अच्छाई व बुराई के मापदंड देश काल व पात्र के अनुसार बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण यह है कि किसी कर्म की ओर मनुष्य को प्रेरित करने का कार्य उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था अर्थात मानसिकता व सामाजिक रूढ़ियां भी होती है। तत्कालीन परिवेश का तत्कालीन समाज पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए तो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज के अंदर जो चीजें प्रचलित होती है वही तत्कालीन साहित्य में हम बखूबी रूप से देख सकते हैं। अमुक मानसिकता से प्रभावित होकर व्यक्ति अमुक प्रकार का ही कर्म करेगा तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों के बंधन से ग्रसित होकर वह अमुक प्रकार का कर्म करने को बाध्य ही होगा। इस प्रकार हमारा आचरण, व्यवहार और उपयोग कभी सत और कभी असत हो जाता है। सत्कार्य ग्रहणीय होते हैं, असत कार्य त्याज्य होकर उपेक्षणीय होते हैं। कर्मों के दुरुपयोग से ही कर्म मानवता के प्रतिकूल हो जाते हैं और मानवता के प्रतिकूल कार्यों को ही अपराध कहा जाता है। ऐसे निंदनीय अपराधों से लेखक समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अपराधों या त्याज्य में निंदनीय कर्मों से यह समझौता व सहानुभूति ही यथार्थवाद की सीमा में आता है, क्योंकि जब अपराध करने वाले व्यक्ति विशेष की मानसिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों पर विचार किया जाता है कि किसी मानसिक व सामाजिक परिवेश में उसने अमुक निंदनीय कर्म किया या वैसे कर्म की और प्रेरित हुआ, तब यह पता चलता है कि मानसिक और सामाजिक जो विषमताएं मानव जीवन के मूल्य में कार्यरत रहती है वे ही मनुष्य की वेदना का प्रमुख कारण होती है। या आस यह है कि जीवन में व्याप्त विभिन्न सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, आडंबरों और विषमताओं से उत्पन्न वेदना ही यथार्थवाद के मूल में विद्वान रहती है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ है वो स्पष्ट हो गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद को स्पष्ट करने का भरपूर प्रयास किया है और उक्त गद्यांश में खड़ी बोली हिंदी, तत्सम
तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।